आवाज नहीं जा रही होगी अभी, अब जाने लग जाएगी। राधे राधे सर जी, राधे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है वैसे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? तबियत पानी बढ़िया, एकदम मजे में। ओके ओके, मैं 1 मिनट पहले इसलिए चला आया क्योंकि बातचीत जितने लोग आ जाएंगे पहले उनसे तो होती रहेगी, ठीक। और आज हम ठीक ठाक चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे भाई, है ना, क्योंकि 2 दिन हमने थोड़ा सा बातचीत भी अच्छा खासा कर लिया है। ओके ओके। गौरव मीना, अविनाश कुमार, प्रांजल पांडे। हेलो पांडे जी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। ओके। सेव टू एसडी कार्ड। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो भाई। शुरू के 2-4 सेकंड, मतलब ज्यादा ज्यादा 2-4 सेकंड पूछ लो अभी, क्योंकि जैसे 45 होगा, हो चुका है, पढ़ाना शुरू करेंगे भाई हम। ओके। हेलो हेलो। ओके। अब तक हमने ना क्या क्या पढ़ लिया था? चलो आप खुद बताओ क्या क्या पढ़ लिया था, खुद बताइए भैया। बेस्ट आईआईटी फॉर स्टार्टअप, आईआईटी दिल्ली। ऐसे नहीं कि मैं आईआईटी से दिल्ली से हूं, इसलिए सर्च मारो, सर्च मारो, आपको अंदाजा लग जाएगा। इकलौता इंस्टीट्यूशन है, देश का छोड़ो पूरी दुनिया में 3rd नंबर पे आता है स्टार्टअप में। एक बार सर्च कर लो। सर 3rd नंबर पे आता है? गलत बोल रहे हो, सर्च करके देखो, टॉप 10 में आराम से दिख रहा होगा। शायद थर्ड है ही है, 3rd या 4th, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, 3rd या 4th तक याद है। एक बार हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था सर के साथ, मतलब अमन सर के साथ, तो ये चीज मुझे तब से याद है। ओके। हाँ, ये द्रोणा 2.0 वाली जो बात है ना, बहुत सारे लोगों ने यार पूछा था मेरे से क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने पूछा था सवाल, मैं उसका जवाब ये दे देता हूं कि आप द्रोणा 1.0 से 2.0 में आराम से शिफ्ट हो सकते हो, बिना किसी पैसे के खरीदने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपी स्क्वायर। हेलो 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 प्रियांशु, शशांक, प्रताप। ओके ओके। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अरे ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमने से उसके मोमेंटम आ रहा है, बस इसी को निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका है हमारे पास। ओके। कल डीपीपी नहीं आई? आई थी भाई, डीपीपी दिया था मैंने, उसमें 6 क्वेश्चंस दिए थे। और उस चैप्टर का नाम चेंज होके क्या बनाया मैंने? एडवांस्ड। क्या रखा है भैया चैप्टर का नाम? ये एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से बन रहा है। एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से बन रहा है। हेलो हेलो हेलो। बिट्स पिलानी कैसा? बहुत ही जबरदस्त, मस्त है, बस पैसा ठीक ठाक लगता है, मतलब अच्छा खासा पैसा लेते हैं, है ना। वहां पे भी जाके मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बशर्ते वही है कि अच्छा कॉलेज है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ज्वालामुखी ओपी। ओके। कोई कल मेरे इंस्टाग्राम पे गया, वहां मैंने ज्वालामुखी की पे फोटो डाल रखी है, ऐसा हाथ करके कि हाँ यहाँ ज्वालामुखी है, तो वहां लिखता अरे ये तो ज्वालामुखी सही में एग्जिस्ट करता है। अरे मेरे बंधु, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। टुडे इज माई बर्थडे, नाम नाम निकल गया मेरे भाई, पता नहीं चला। ओके। 2 मिनट हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे भाई। ओके ओके ओके। अब ओ, संगम गुप्ता, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सबका चैट दिखता है यार, यहाँ पे सबका चैट दिख रहा है। तुम वहां से लिख रहे हो चैट नहीं दिख रहा, तो मेरे को तो दिख रहा है। ओके। हाँ, एक चीज बतानी थी, वो सुन लो। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा गया यार, मुझे लगा कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए। देखो, जिनके बैकलॉग्स हो चुके हैं वो कैसे इस चीजों को हटाएंगे, बैकलॉग्स को। वो ड्रोना 2.0 में बैकलॉग्स की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं कुछ लोग, और वो कितने बैकलॉग्स हैं वो लिख देता हूं। किसी ने बोला सर मैं
2 दिन पीछे था, किसी ने बोला मैं 5 दिन पीछे था। मेरे भाई इसको तुम कवर कर सकते हो। अगर तुम ड्रोनाट 2.0 में जाओगे तो वो कम से कम ये तो दिख ही रहा है यार, 1 महीना पीछे है। बुराई नहीं कर रहा हूं ड्रोनाट 2.0 की, ठीक है, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ कि हमें अगले 5 महीने में वो कोर्स खत्म करना ही है, क्योंकि हमने बोला है वो चीज तो बतानी है हमें, मतलब करनी ही है हमें, ठीक है ना। तो जितने भी बैकलॉग्स है संडे को लगो, रोज थोड़ा थोड़ा निकालो 1-2 घंटे जो बैकलॉग्स पे जाए, बाकी सारी चीजें यहीं पे आप देखो। यार ऐसी कोई कठिन चीज नहीं पढ़ाता मैं कि बहुत सारा याद करना पड़ रहा है। क्लास में ही कंसंट्रेट होकर के बैठिए, यहीं पर याद कर लीजिए इन सारी चीजों को, और बैकलॉग्स को इसके बाद देखिए, ठीक है। इनका बस एक क्विक रिवीजन मारा करिए, हो जाएगा काम, ठीक है। बैकलॉग्स ये कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। 3-4 लेक्चर छूट गया है, पीछे जाके खुद देख लो। ओके ओके, यू आर द बेस्टेस्ट टीचर। अच्छा जी जी जो आप बोल रहे हो यार, यहाँ सारे बेस्ट हैं अपनी कक्षा पे, मेरे को तो यही फील आती है। वैसे टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, अपनी भरपूर कोशिश लगाते हैं, लेकिन हमारे पास देख ही रहे हो, फैजल सर, आरका सर, केटी सर, क्या मस्त जबरदस्त लोग हैं हमारे पास, है ना। उनके साथ काम करके हमें भी प्राउड फील हो रहा है। ओके, बैक एक ने लिखा है बैक पेन हो रहा है। मेरे भाई तुम जितने घंटे बैठते हो ना, उससे ज्यादा घंटे हम बैठते हैं, और तब भी बैठा करते थे जब पढ़ते थे। तो ये मत बताओ कि दर्द हो रहा है, दर्द होने दो, थोड़ा सहने की कोशिश बनाओ, है ना। एक दिन में तो बनेगा नहीं, आदत में डालो उस चीजों को, दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज जान लो, जो चीज कठिन लगती है उसको करना पड़ेगा, ये मान के करो। ये नहीं कि अरे कठिन लगती है अभी से छोड़ देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कठिन लगती है तो करो, बस उसका कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ करो। पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ो, जबरदस्ती बैठो, पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है कि बैठ के मन लग जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सुन के पहली बार में कान खड़े हो जाते हैं, हाँ ऑब्वियसली। वो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो यार, मजे के लिए पढ़ो। अब तुम्हारे लिए तो बोरिंग है सर, ये मजा नहीं आता है। ओके, 5 मिनट दे दिया है, अब शुरुआत करेंगे भैया अपने कोर्स की। चलिए जी अगला देखते हैं। नाम है ओम पांडे, जेआरएफ में रैंक थी AIR 13, IIT दिल्ली से मास्टर्स करा है, गोल्ड मेडलिस्ट था ग्रेजुएशन में। चलिए जी आगे चलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके बारे में मैंने कल चर्चा करके बताया था कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। और आज मैं आपसे यही कहूंगा कि हमने ठीक ठाक बातें कर ली है, तो कृपया चैट पे कम ध्यान दे करके यहां पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि आज हम ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से, इसमें कोई समस्या नहीं, कल बताया था। और इसकी जो वैल्यू होगी वो n पर डिपेंड करेगी। जो L की वैल्यू है वो कहां डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन n, और होती कितनी है, यहां पे लिखा गया 0 to n-1। इसका मतलब देखो ध्यान से भैया, IIT का पहला क्वेश्चन बनना यहीं से शुरू है, यहीं से IIT का सवाल आना शुरू हो गया। वो कुछ ऐसे ऑप्शंस बना देगा जहां पे वो लिखेगा कि n इज इक्वल टू अगर 2 है तो क्या L इज इक्वल टू 2 हो सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वहां पे आप जवाब देना नहीं भैया ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L भैया उससे क्या होगा, एक कम जरूर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। अगर इसके बगल में ये लिखा होता कि n इज इक्वल टू 2 होने की कंडीशन में L की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है या L की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, तो जवाब दो हाँ हो सकती है, ऐसा ऑप्शन आप सही मार के आएंगे। सुनेंगे ध्यान से, अच्छे से दोबारा बोल रहा हूं, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेल नंबर 2 के अंदर L की वैल्यू 2 आएंगी, 0 और 1, इसका मतलब ये हुआ 2 से तो कम ही आएंगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो वैल्यू ऑफ n है वो हमेशा बड़ा होगा L से। ये देखो यहां पे सवाल बनता है, इस पे मेंस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आज मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका खोपड़ी खुलने का चांस हो जाएगा भाई, ठीक है। से मार के नहीं खोलना है, कॉन्सेप्ट वाइज खोलना है भाई। अगला देखते हैं, इसके बारे में बताया कि L और सबसेल में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई बताओ। L अगर 0 है तो वो S हो गया, L अगर 1 है तो वो P हो गया। यहां पे अगर L हमें 2 दिखे तो हम क्या लिखेंगे भैया, D, ये हो गया 3 तो ये हो जाएगा F। अगले पर आ जाते हैं, अगला देख लीजिए। ये सर आप बोलोगे सर पुराना है, पुराना क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल कुछ लोगों के मेल आए थे कि सर ने लास्ट में थोड़ा जल्दी से पढ़ा दिया था, ठीक है, तो उसको मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूं।
ओके, आपकी बातें हमें सुनने पड़ेंगी ना जी। यहां पे देखिए, अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो एल की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, लिखिए भाई, लिखिए कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो आप बोलोगे देखो 1 है तो 1 से कम, 1 से 1 कम कर दो, कितना हुआ 0, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा जी, ये कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ एक है। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेल्स यहां पे क्या होंगे, यही सबसेल को डिनोट करता है। कौन, ये एल की वैल्यूज जो है ना, टोटल नंबर ऑफ जितनी एल वैल्यूज होंगी वही नंबर ऑफ सबसेल होगा। इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला देखिए, n इक्वल टू 2 होने पर क्या होगा, 0 और 1 होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, 2 होगा। अगला देखिए, n इज इक्वल टू 3, मतलब सेल नंबर के 3 होने की कंडीशन में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। परेशान मत हो, हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे आपको आगे, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये दोबारा बता रहे हैं, बताने दीजिए। ओके, 0 1 2 होने का मतलब हुआ 3 यहां पे क्या होगा, 3 यहां पे सबसेल होगा। क्या होगा उसकी चर्चा कर लूंगा अभी। n इज इक्वल टू 4 होने पर 0 1 2 और 3 होगा। इसका मतलब यहां पे 4 होगा नंबर ऑफ सबसेल। अच्छा सुनना, अगली चीज सुनना भाई, क्या आपको यह दिख रहा है कि n के नीचे जो नंबर लिखा है वही नंबर ऑफ सबसेल के नीचे नंबर लिखा है। यहां 1 है तो यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 2, यहां 3 तो वहां 3, यहां पे 4 तो यहां पे भी 4 है। कोई समस्या है क्या, नहीं होगी। अब देखो भाई, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, देखना ध्यान से भाई, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल इज इक्वल टू एन वैल्यू, इज इक्वल टू एन वैल्यू, ठीक है। एन जब 1 होगा तो नंबर ऑफ सबसेल 1 होगा। अब भैया सवाल आता है, ये कौन सा सबसेल है, ये तो बताओ कौन सा सबसेल है। तो आप बोलोगे एन इज इक्वल टू 1 के अंदर सिर्फ एक सबसेल होता है और उस सबसेल का नाम है भैया एस सबसेल। क्या नाम है उसका, एस सबसेल। एन इज इक्वल टू 2 में 2 सबसेल है, एक तो हो जाएगा एस, दूसरा हो जाएगा पी। एन इज इक्वल टू 3 के अंदर क्या होगा भैया, यहां पे हो जाएगा एस और क्या होगा पी और क्या होगा डी। एन इज इक्वल टू 4 के अंदर क्या होगा, यहां पे हो जाएगा एस पी डी और एफ। ठीक, तो शायद आपको इतनी बात समझ में आई हो कि जब हमारा सेल नंबर 1 होगा तो वहां पे सिर्फ एस सबसेल होगा, 2 के में एसपी होगा, 3 में एसपीडी होगा और 4 में क्या होगा, एसपीडीएफ होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगली चीज मैंने ये बताई थी। अब देखो भाई, जिसको याद ना होता हो वो सुनेगा ध्यान से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब ऑर्बिटल के यहां पे सबसेल से रिलेटेड रिलेशन है, तो सबसेल बनता कैसे, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को ही तो सबसेल कहते हैं, है ना। जैसे पी सबसेल है तो वहां पे 3 ऑर्बिटल है, आप बताया था ना कल मैंने, पी एक्स पी वाई पी जेड, इनको मिलाओगे तो वो बनेगा। इसका मतलब वहां पे भी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा है भैया, ऑर्बिटल से क्या रिलेटेड है, एल रिलेटेड है। और अगर हमें यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमें यहाँ पे निकलना होगा, लिखना होगा अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। कल मैंने कुछ कैलकुलेशन करने को दिया था, क्या आपने ये कर लिया है, क्या आपने ये चीज कर लिया है, एसपीडी वाली चीज कर ली है, कर लिया होगा यार। एस के लिए क्या लिखोगे, एल इज इक्वल टू 0, कल ही बता दिया था। यहां पे लिखोगे 1, यहां पे लिख दोगे 2, ये चीजें यहां पे पुट करना, वैल्यूज आ जाएंगी। इसका साफ मतलब ये है भैया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अगर हम एस के लिए निकालें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो 0 होता है। अब आगे आइए, यहां तक का मैंने पढ़ाया हुआ था, अब यहां से शुरू कर देते हैं। ओके सर, फॉर्मूला कहां से आया भैया, वो क्वांटम मैकेनिक्स का सरदर्द है और वो पचाना अभी तुम्हारे बस की नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो सरदर्द अभी मत लो, अभी जो बताया जा रहा है उसी तरीके से आप आइए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन लिखा है भैया, जवाब देना इसका। एक क्वेश्चन लिखा, जवाब देना। क्या लिखा है, फॉर डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, क्या पूछा भैया इन्होंने पूछा हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें लगता है एल वाली वैल्यूज रखनी है, जहां पे हमने पढ़ा था अंडर रूट एल एल प्लस 1 और बाहर क्या था, एच कट। बोलो सही है क्या, यही तो होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो लिख लेते हैं भैया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस। किसके लिए पूछा गया, डी इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी तो कैलकुलेट करवाया था कि डी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो बोलो कितना होती है। देखो भाई कितना होती है, हाँ कईयों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहां पे आप क्या पुट करोगे, एल इज इक्वल टू 2,
डी के लिए आप एल इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो अच्छा जी यहां ले लो 2, यहां पे हो जाएगा 2+1, ये हटाना पड़ेगा, चलिए यहां पे लिख देता हूं 2+1, ये अंडर रूट में और बाहर गया एच कट, तो क्या आएगा बोलो, बोलो क्या आएगा, क्या मैं इसको सही मान लूं, इस चीज को सही मान लूं? बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, वो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला सवाल पढ़ेंगे। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अभी तक मैंने आपको एन और एल के बारे में पढ़ाया है और उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला लिखा है कि n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। बताइए बताइए, n इज इक्वल टू 2 तो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। l इज इक्वल टू 1 से कौन सा सबसेल समझ में आपको आता है, कौन सा ऑर्बिटल आपको समझ में आता है, तो आप बोलोगे l इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है p के लिए, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहां पे नोटेशन कैसे बनेगा, नोटेशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। L इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने क्या बोला, L इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने यहां पे बोला हुआ है कि भैया यहां पे जो बनने वाला है L इज इक्वल टू 1 की वजह से P, तो यहां पे लिखा जाएगा 2P। क्या आपको ये कलर दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये देखो N इज इक्वल टू 2 था तो उसको सामने लिख दो, और L इज इक्वल टू 1 किसको बताता है, P को बताता, लिखोगे 2P। क्या लिखोगे, 2P। अब यहां पे आओ, 4 लिखा है, L इज इक्वल टू 0, समझ में आ चुका होगा कि ये 4S होगा, क्योंकि S के लिए ही क्या होता है, L की वैल्यू 0 होती है। अगले पर आइए, ये है N इज इक्वल टू, बोलो N इज इक्वल टू 5 लिखा है, क्या लिखा है, N इज इक्वल टू 5 लिखा है, और L इज इक्वल टू 3 लिखा है, इसका मतलब पहले मैं 5 लिख दूं, बोलो मैं पहले 5 लिख दूंगा, ये 5 लिखा, इसके बाद L इज इक्वल टू 3 किसको बता रहा होगा, आप बोलोगे सर S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए ये होता है, F लिख दोगे तो लिखोगे 5F। कोई दिक्कत है क्या, यहां पे क्या लिखोगे 5F। यहां पे आओ, N इज इक्वल टू 3 के अंदर देखो मेरे भाई, N इज इक्वल टू 3, सॉरी N इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 2, तो L इज इक्वल टू 2 जो है ना वो किसको बताता है, बोलो किसको बताता है, कमेंट करो, इसको बताओ कमेंट करके। डी वाला ऑप्शन मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे सुनना चाहता हूं, वही लगे ना कि हमने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया। हमें पता है यार आसान सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तभी हम कहां पहुंचेंगे, शिखर पे। अरे यार एक साथ ये पहाड़ कूद नहीं सकते। अभी मान लो तुम यहां बैठे हो, मान लो तुम यहां बैठे हो, पहले एक्सेप्ट कर लो, कोई बुराई नहीं है ये मानने में कि तुम अभी यहां बैठे हो। अगर तुम यहां बैठे हो और आईआईटी यहां है, कौन भैया, आईआईटी यहां है, तो कभी कभी क्या करना होता है, तैयारी करनी पड़ती है इस बात की कि हम उछल कूद मचाएंगे। अब उछल कूद मचाएंगे तो एक तरीका तो ये डायरेक्टली यहां पे चले आओ, और ये काम संभव नहीं है प्रिपरेशन में, ये काम संभव नहीं, एक साथ कूद के आप नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। तो इनको क्या करेंगे, एक स्टेप यहां लाएंगे, यहां लाएंगे, यहां लाएंगे, ये मैं सीढ़ियां बना दे रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे चढ़ के यहां पे पहुंच जाओ, ठीक है। ओके, तो ये चढ़ने का एक तरीका हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां कहीं लेवल पे हैं, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहां पे आंसर आ चुका है कई लोगों का, वेरी गुड। मैं बदल रहा हूं, शायद बताने की जरूरत नहीं है यार, 3D मेरे भाई, 3D। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मयंक त्रिपाठी क्या स्कैम हो गया भाई तेरे साथ, वो बता दे। ओके हीरो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा m लिख करके। क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, m लिख करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला क्या है, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल। अब इसको समझेंगे, अब इसको समझेंगे, देखना ध्यान से, आप इसको समझेंगे ध्यान से। क्या लिखा गया है कि इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिएंटेशन। सबसेल से तो आप परिचित हैं, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल का मतलब समझेंगे। हमें जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे p ऑर्बिटल, क्या p सबसेल ले लेते हैं, ऑर्बिटल नहीं, p सबसेल बोल देते हैं यहां पे, ठीक है। ओके, हाँ यहां पे p सबसेल लिख दे रहा हूं मैं, p सबसेल, ठीक। सबसेल के ओरिएंटेशन पे चर्चा करनी है, सबसेल के ओरिएंटेशन पर चर्चा करनी है मेरे भाई। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, p के अंदर क्या क्या होता है, पढ़ाया था कल, px py pz। क्या क्या होता है, px py pz, ये होता है सबसेल के अंदर का ऑर्बिटल। क्या क्या ऑर्बिटल का नाम है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। एक ने लिखा है जे स्कैम, हाँ यार सुना हमने भी कुछ है जे स्कैम नाम की चीज, लेकिन वो हर जगह नहीं हुआ, ये तेलंगाना के स्टेट में हो गया था, ठीक है, कुछ लोगों के साथ हुआ था, ठीक है। ओके,
कोई ब्लॉक नहीं है ललित, सुन देख देख पा रहा हूं मैं तुम्हें, वाई आई एम ब्लॉक फ्रॉम द चैट, नहीं यार दिख रहा है मुझे। ओके यहां पे देखो पी सबसेल के अंदर भैया 3 ऑर्बिटल px py pz। अच्छा इससे क्या पता चलेगा ओरिएंटेशन के बारे में, वो समझेंगे। देखो हमने बोला था ओरिएंटेशन का पहले मतलब समझो। ओरिएंटेशन मतलब आप किस तरफ है वो चीज, वो कहां पे एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली उसकी पोजीशन किस तरीके से है, उसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। देखो भाई पी सबसेल एक ऐसा भी, ये रहा, ये एक पी सबसेल है, ठीक। अगर मान लो ये वाली एक्सिस एक्स हो जाए तो ये बोला जाएगा ये क्या है, पी एक्स है। ये क्या है, px है। तो इसकी ओरिएंटेशन कैसी है, इसकी ओरिएंटेशन है भैया एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब वो कहां पर है, वो एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है। ओके भैया ये हुआ हमारा px। अब py देखो, अब हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगा भाई, ये हमारा क्या है y, ये हमारा y में एक डंबल आप यहां बनाओगे और एक आप यहां पे बना दोगे। तो अब की बार हुआ क्या, इससे क्या ये बदला हुआ स्वरूप दिख रहा है, जवाब होगा हां। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, ये देखिएगा, मान लो ये px है, मान लो ये px है, तो भैया ये वाला py है। अगर ओरिएंटेशन इसका ये वाला ऐसे इस तरीके से है तो दूसरा वाला कैसा है, ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है। इन दोनों में अंतर है। ये देखो ये वाला जो है, ये वाला ये px है, तो ये वाला क्या है, py है। तो इनके ओरिएंटेशन, इनके रहने का तरीका वहां पे स्पेस के अंदर अलग अलग है। इस वजह से इसको बोला जाएगा कि यार इनके ओरिएंटेशंस अलग अलग हैं। और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है मेरे भाई, ये इसी ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है अभी बताता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने बोला कि px और py का ओरिएंटेशन अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे से कित पर है, 90 डिग्री पर है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे ऐसे करके तो क्या होगा, ओरिएंटेशन सेम बोला जाएगा। ओके ओके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया अगले पर, ठीक है। मुझे बस ओरिएंटेशन शब्द समझाना था, क्योंकि मैंने बोला हुआ कि हर एक शब्द का मतलब जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कंप्लीट केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। अदरवाइज यही सोचते रहोगे जिंदगी भर की ये चीज रटनी थी, वो चीज रटनी थी। अच्छा जी यहां पे आ जाते हैं। ओरिएंटेशन की बात समझ चुके हैं हम। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, -l से l तक जाएगी। देखो भाई n की वैल्यू जो है, l पर डिपेंड, l जो है ना हमारा, l क्या पहले बताओ, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो n पर डिपेंड करता है, जो l है वो n पर डिपेंड करता है, और जो ये m है ना वो l पर डिपेंड करता है, वो l पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको निकालने के लिए हमें l की जरूरत पड़ेगी, उस सबसेल के l वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बोला जा रहा है कि m की जो वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक होंगी, -l से लेकर के 0, फिर 0 के बाद +l तक होंगी। क्या लिखा गया कि जो m की वैल्यू होगी वो -l से लेकर के 0 तक, 0 से लेकर के +l तक लिखी जाएगी। बोलो समझ गए क्या, बोलो समझ गए क्या ये चीज। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, अब एक चीज बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन m कितना होगा। क्या इस तरीके से बोलते हैं, क्या टोटल वैल्यूज ऑफ m कितना होगा, m के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं। अच्छा इरेज मत किया करिए, अरे यार इरेज इसलिए किया है क्योंकि पुराना मैंने पढ़ा रखा है उन चीजों को, तो यहां पे इस स्लाइड में डाल के दे दूंगा, वो गंदा हो जाएगा थोड़ा सा, इस वजह से हटाना पड़ता है, ठीक है। ओके हाँ डालिए, फोर्थ लिखा है, फोर्थ स्टार्टअप, ठीक है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ओके m जो है कितनी वैल्यूज देगा भाई, -l से ऐसे चलो, ये देखो ये पढ़ा होगा, यहां पे अगर 0 है तो -l मान लो यहां पे होगा, तो +l कहां पे होगा, यहां पे। तो ये कितनी वैल्यूज हुई, l हो गई, और ये कितनी हुई, वैल्यूज की बात कर रहा हूं, यहां पे l दूरी होगी, यहां पे l, और ये 0 भी कंसीडर करना, मतलब 2l + 1 वैल्यूज होंगे किसके, m के। कैसे निकाला पता चला, -l से 0 जा रहे हो तो यहां पे l वैल्यूज होंगी, और 0 भी खुद एक वैल्यू है तो लिखा हमने +1, और एक ये वाला, मतलब 1l 2l और ये +1, और तो ये हो जाएगा 2l + 1। कैसे आया, समझ में आया ये चीज, कैसे आई है वो चीज समझ गए क्या। ओके शायद समझ में आ चुका होगा। ओके अब आते हैं आगे। देखिए यहां पे हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चाहो तो नोट कर लो, इसमें कुछ ऐसा कठिन सा तो है नहीं। ओके इसको मैं अगली बार से किनारे बनाया करूंगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लें,
इस बात को आप नोट कर लें, है ना, कि कैसे हमने 12+1 बोला हुआ है, वो बात आप नोट कर लें कि m की कितनी वैल्यूज होंगी, कोई पूछे तो बोलना भैया 12+1 होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, बेसिक सी बात थी, बेसिक सी बात थी भैया, आगे आते हैं। ओके यार, तुम द्रोणा बैच में हो, ठीक है, अर्जुन की तरह सोचना सीखो, महाभारत जीतनी है तो करना तो पड़ेगा ना। ओके, अब आइए, वैल्यूज ऑफ एल को अगर हम 0 ले लें तो कितने वैल्यूज आएंगे एम के, बोलो कितने आएंगे। ऑब्वियसली यार, यहां पे लिखा था -L, तो -0, फिर 0 + 0, इसका कोई सेंस बनता है नहीं। इसकी जगह पे आप क्या लिखना पसंद करोगे, सिर्फ 0, है ना। ओके भैया, आ जाइए, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हुई, आप बताओ, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हुई, अभी बताया था 2l+1, और l की वैल्यू कितना था, 0, तो 2l+1 यहां पे लिखो, 2 × l की वैल्यू 0 + 1 कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है l की वैल्यू अगर 1 हो गई तो m को कैसे लिखोगे, लिखोगे -1, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे +1, क्योंकि इनके बीच में और कोई डिजिट तो आ नहीं रहा है, हमें पॉइंट्स में नहीं लिखना यार, ठीक है। तो ये आ गई हमारा m की वैल्यू। ओके, अब हमारे पास क्या लिखना है, नंबर ऑफ m वैल्यूज, तो बताओ 2l+1 में मैं क्या लिखूं, 2 × क्या लिख दूं, बोलो, l की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दो, 1 रख दिया सर, इसके बाद +1 करोगे कितना आएगा, बोलो 3 आएगा, और हमें दिख रहा है नंबर ऑफ m वैल्यूज यहां पे 3 है, क्या क्या है, -1, 0 और +1, क्या क्या, -1, 0 और +m। चलिए जी अगले पाते हैं, l की वैल्यू अगर 2 हो गई तो कैसे लिखोगे, लिखोगे -2, -1, 0 +1 +2। अब ये तो समझ में आता होगा यार, 0 से देखो भाई, जितना 2 लिखा है -l किया, और ये देखो +l, तो -l, 0 +l, तो टोटल मिला के काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां पे 5 आएगा। आप फॉर्मूला लगा लो, 2 × 2 + 1, ये हो जाएगा m की वैल्यू। डायरेक्टली भी आप इस तरीके से देख करके लिख सकते हो। ओके, मुझे पता है इन सब कैलकुलेशंस में बहुत ही आसानी होती है बच्चों को। यहां पे थर्ड वाले पर आ जाते हैं, थर्ड वाले की बात अगर हम करें तो हम क्या लिखेंगे, बोलो, लिखेंगे -3, और क्या लिखेंगे, बोलो -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, तब जाकर के हमारे -l से +l तक की सारी कहानी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है भाई, बस ऐसे शब्द जब लिखे हुए मिले 12+1 तो आप घबराओ नहीं, इसके लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। फॉर्मूले की तो कोई खास जरूरत ही नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे हो जाएगा भैया 7। हाँ, पहले से लोगों ने जवाब दे रखा है। ओके, ये चीज आपको मिल जाएगी ऐसी। अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, यहां पे एक चीज लिखा गया है कि ईच वैल्यू करेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल। अब समझना ये मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है कि ईच वैल्यू करस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल। यहां पे जो आप m की वैल्यू देख रहे हो ना, ये 0, ये -1, ये 0, ये +1, ये सारे जो m के वैल्यूज हैं, ये सारे लोग इंडिविजुअली किसको बताते हैं, ऑर्बिटल को बताते हैं। किसको बताते हैं, ऑर्बिटल को बताते हैं। अच्छा जी, आगे आइए, आगे ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर ये जो लाइन थी, मैं उस पर दोबारा आपको दिखाता हूं क्या लिखा था कि ईच वैल्यू ऑफ m करेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल। अब इस चीज को ध्यान से समझना, यहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सर रिवाइंड करके देखने का प्लेबैक ऑप्शन अभी नहीं है। हाँ बता देता हूं, वेबसाइट पे अभी नहीं है। आपने यहां पे बोला था, मैंने टीम को भेज दिया है, उन्होंने बोला है कि 2 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पे ये चीज मिलने लग जाएगी, ठीक है। अब हम 2-3 दिन बाद जब भी मिल रहे होंगे तब हमसे पूछ लेना, आपको बता दूंगा मैं। ओके, अब देखो बोला जा रहा है जितने m वैल्यूज है ना, वो किसको बताते हैं, ऑर्बिटल को बताते हैं। सर समझ नहीं आया ये लाइन, ये देखो अभी समझ आ जाएगा। ये हमने ले लिया s सबसेल, क्या लिया, s सबसेल। एस सबसेल में कितना घर होता है, सिर्फ एक ही घर है, एक ही घर है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है। और इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी बताओ, पहले इसके लिए बताओ l की वैल्यू क्या लिखते हैं। l की वैल्यू बताइए क्या लिखा जाएगा, l की वैल्यू यहां पे क्या लिखा जाएगा, s के लिए बताओ भाई। इसके लिए लिखा जाएगा l की वैल्यू 0, तो लिखा जाएगा m की वैल्यू भी 0। इसका मतलब इस वाले के लिए m = 0 लिखा जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। यहां पे भी
ओके, वेबसाइट पर है, आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो यहां पे s के लिए जो हमें एक ऑर्बिटल मिला उसके लिए m की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर कोई पूछे, अगर आपसे मेंस में ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा s ऑर्बिटल, कोई सा s ऑर्बिटल हो, 1s 2s 3s 4s, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, उसके लिए m वैल्यू क्या होगी, तो डरना नहीं भाई, सिंपल सी बात कि भैया s के लिए m वैल्यू 0 है, s के लिए l वैल्यू 0 है, तो m वैल्यू भी 0 होगी। अच्छा, अगला देखिए, अगला है भैया हमारा पी सबसेल। अगला क्या है, पी सबसेल। अब पी सबसेल के अंदर कितने घर होते हैं भाई, पी सबसेल के अंदर कितने घर होते हैं, 3। कैसे निकालते हैं, अब उन पर आते हैं। देखो, पी के लिए एल की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो एम की वैल्यूज क्या क्या होंगी, बोलो। यहाँ पे -1 अभी बताया, 0 और +1, इसका मतलब 3 वैल्यूज होंगी। और यही 3 वैल्यूज ये बताती हैं कि यहाँ पे आपको 3 डिब्बे बनाने हैं। क्या करने, 3 डिब्बे बनाने। तो चलिए देख लेते हैं। एक को आप लिखोगे -1, एक डिब्बे के लिए, एक घर के लिए आप बोलोगे -1, दूसरे वाले के लिए बोलोगे 0 और अगले वाले के लिए लिखोगे +1। तो इस वाले डिब्बे का क्या नाम हो गया, m वैल्यूज के हिसाब से -1 इसका 0 और इसका +1। बोलो ठीक है क्या, बोलो ठीक है क्या। इनऑर्गेनिक में कौन सी बुक सॉल्व करें, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, अगर आपको वो उतना याद है और आपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। और यहां पर आपको जो मॉड्यूल मिलेगा उतना पढ़ लेना सफिशिएंट हो जाएगा। अगले पर आते हैं। अगली चीज है हमारे पास डी सबसेल, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी सबसेल के अंदर कितने घर होंगे भाई, कितने रूम्स होंगे, घर नहीं रूम्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे डी के अंदर सर 5 होते हैं। कैसे पता चला, ये पता चलेगा एल वैल्यू से। एल क्या होता है डी के लिए भैया, 2 होता है। तो एम की वैल्यूज क्या लिखी जाएंगी, -2, फिर क्या लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे +1, फिर लिखेंगे +2। बोलो ठीक है क्या, बोलो ये चीज ठीक है क्या। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज दिख रही हैं, चलो इनको बोल देते हैं भैया, ये ले लो, -2 इनको दे दिया, -1 इनको दे रहा हूं, यहाँ पे 0 दे रहा हूं, यहाँ पे +1 दे रहा हूं, यहाँ पे +2 दे रहा हूं। ये तो मैं ऐसा सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ऐसा मैं सोचने लग जाना यार, यहां से ऐसा +1 +2 सॉरी +2 +1 0 -2 -1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो, ये तुम्हारी मर्जी, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां से ये चीज मिल जाएगी। अब आते हैं भैया एफ में। एफ के अंदर कितना रूम था भैया, हमने पढ़ा था, वहां पे टोटल 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और सारे ऑर्बिटल्स के लिए हमें एम वैल्यूज लिखनी है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, एल की वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली एम वैल्यूज हम यहां पे लिखेंगे। देखो भाई, बोलो मेरे साथ, बोलो क्या लिखोगे, बोलो बोलो क्या लिखोगे। इसके लिए लिखोगे आप +3, चलो माइनस वाले से आदत पड़ी है, कोई सी अभी चीज लिख लो, ठीक है। इसको मैं +3 बोलूंगा तो अगला +2, इसके लिए +1, इसके लिए आप 0, इसके लिए क्या लिखोगे -1, ये -2 और ये -3। आप चाहो इस तरीके से लिख दो, आप चाहो इसको उल्टा लिख दो, ये सिर्फ नोटेशन है, समझाने का एक तरीका है, वो आपको बताया जा रहा है। अच्छा जी, ये बात हमें समझ में आ गई। ओके, यहां तक की बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। हमें पता होना चाहिए ये वाली लाइन कि जितने भी आप एम वैल्यूज देखते हो किसी सबसेल के अंदर, उतने ही वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, बहुत सही सही जवाब आ रहा है। अरे मॉड्यूल्स आ रहे हैं यार, क्यों चाह रहे हो कि आप ही मोटिवेट कर रहे हो, कुछ भी दे दूं क्या, नहीं ना मेरे भाई, एकदम ढंग से बनाया जा रहा है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप करते जाइए, डीपीपी सॉल्व करते जाइए। और एक बार, कई लोग सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ लिया बस सारा चीज याद हो गया। अरे मूल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया, इतने सवाल होते हैं, प्रैक्टिस कर जाओ पूरे। आपको जितना दिया गया बस उतना प्रैक्टिस कर दो, नोट्स को दोहराते रहो, पता रहे कि किसको कब लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट कहां है, कैसे लगाएंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। यूट्यूब से इनऑर्गेनिक क्यों पढ़ना यार, यूट्यूब से इनऑर्गेनिक, मैं हूं इधर, जो मैंने वहां पढ़ा रखा है वो इधर ही पढ़ा दूंगा मैं ढंग से, उससे बेहतर तरीके से लेके आएंगे हम यहाँ पे। ओके, अब आते हैं भैया स्पिन क्वांटम नंबर पे। देखो भाई, अब हमने अब तक चर्चा किया कि हमारे पास सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर हमने बता दिया ऑर्बिटल है। इसका मतलब हमने क्या बताया, हमने बताया एन के बारे में, हमने इसके बाद बताया एल के बारे में, एल के बाद हमने बताया एम के बारे में। जो एन होता है वो सेल से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड सेल से, और एल जो है सब सेल से रिलेटेड है।
सबसेल से, और जो हमारा m वैल्यूज होता है वो ऑर्बिटल से रिलेटेड है। इसका मतलब हमें यह पता चल जाएगा किस n में इलेक्ट्रॉन है, किस l में है, किस m में है। इतनी बात समझ में आ गई, ऑर्बिटल तक हम पहुंच गए। अब हमें बताना है कि एक ऑर्बिटल में कितने लोग होंगे, किस तरीके से होंगे, इन पर हमें चर्चा करनी है। देखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर पे हम चर्चा करेंगे। अगला है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पर यह बोला जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से स्पिन करता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, और उसके स्पिन को कुछ इस तरीके से समझाया जाता है। मैं आपको यहां पे एक नोटेशन बना के बता दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ बताया जाता है, देखिए, बोला जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से घूमेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, यहां से देखें इस तरीके से घूम रहा होगा, फिर नीचे की तरफ एक ऐसा घूम रहा होगा, कुछ इस तरीके से चीजें यहां पे होती हैं। बस आपको क्या समझना है कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से घूमता है, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में सारी चीजें आती नहीं है। एक मिनट, ओके, बैक नहीं ले सकते शायद इसमें, ठीक है। तो जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी वो हटा दी मैंने। हाँ, किसी ने लिख दिया माइनस हाफ और प्लस हाफ। देखो, जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम एस लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, होगा एस इज इक्वल टू या तो प्लस हाफ होगा या तो क्या होगा, माइनस हाफ होगा। ऐसे तो आप किसी के लिए भी प्लस हाफ और माइनस हाफ बोल सकते हो, लेकिन ये माना गया कि क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस हाफ ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए माइनस हाफ ले लेंगे। आप ये कहोगे, अरे चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, प्लस और माइनस एक कह रहा है कि चार्ज नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ बताने का एक तरीका है, सिर्फ बताने का एक तरीका है। प्लस हाफ कोई बोले तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन ना क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई माइनस हाफ बोले तो बोलोगे कि भैया ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बस ये समझ पाओ तुम, इसलिए ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओके, कुछ खास है नहीं इसमें। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। जो अगर क्लॉकवाइज है तो ये लिखा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये लिखा जाएगा। अब कोई पूछेगा सर हमें कैसे पता क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि आपको पता करना है, मैं तो कह रहा हूं इन दोनों में से कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देना। आपको नहीं पता एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है। अगर वो कंडीशन देगा कि भैया क्लॉकवाइज है तब लिखना प्लस हाफ, एंड अदरवाइज आप माइनस हाफ लिख देना, वो आप कुछ नहीं कर सकते उस पर। ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम याद करना आसान है। देखो, जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोले तो क्या करोगे, ऑर्बिटल वाली चीज लगाओ कि एल प्लस वन, फिर क्या बाहर लिख दो एच कट। लेकिन जब स्पिन की बात की जाए तो क्या लिखा गया, एस प्लस वन, ठीक है, अंडर रूट में बाहर हो गया एच बाई टू पाई। तो याद करना भी आसान है, ऑर्बिटल एल से रिलेटेड है और स्पिन एस से रिलेटेड है, इस वजह से इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहां पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बोलो भाई। सर हाफ ही क्यों? अरे माना गया यार, यही बता रहा हूं, हाफ ही क्यों वाली कहानी बताता हूं। अगर मान लो अब ये आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाली कहानी से, ठीक है, वो आपको हुंड रूल में दिखाई देगा ये सारी चीजें, ठीक। आप ऐसे मान लो कि अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, फिलहाल वो हुंड रूल में समझाऊंगा जब अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल अब यही मानो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इतना ही होता है स्पिन के बारे में, ठीक है। यहां कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं होता, बहुत ही सिंपलेस्ट चीज है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं भैया, ये देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे मैं आपको क्या टाइम, अरे फैजल सर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाएंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एडवांस पार्ट था वो मैं पढ़ा रहा हूं सर। कल से वो गैस वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है, गैसेस स्टेट पढ़ाया जाएगा आपको अगले दिन से। ओके, चैट पे ज्यादा ध्यान ना दें, है ना। यहाँ पे एन की वैल्यू हम लिखना शुरू करेंगे, फिर उस पे हम एल की वैल्यू बताएंगे, इसके बाद मैं सबसेल के बारे में बताऊंगा, फिर एम के बारे में बताऊंगा, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जो जो मैं पूछता जाऊं अब बस उस पर ध्यान रखें, अब उस पर ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी चैट पर ब्लॉक नहीं है, सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हमने एल की वैल्यू, ध्यान देंगे, अगर हमने यहाँ पे एल की वैल्यू 1 ले ली है, अब हमारे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। एल की वैल्यू हो जाए,
अगर हमारे पास n की वैल्यू यहां पे 1 है तो बताइए l की क्या वैल्यू होगी? आप बताएंगे क्या वैल्यू होगी भाई, क्या वैल्यू होगी? यहां पे हो जाएगी l की वैल्यू, बोलो खुद से बोलो, ज्यादा अच्छा होगा। क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है यहां पर? सोच के बताओ, लिख करिए, जल्दी जल्दी बताइए। यहां पे क्या लिखा जाए? यहां पे लिखा जाएगा 0। 0 होगा तो वो किस सबसेल को बताएगा? s को बताएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा ऐसे 1s। ठीक है, s लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे? इस n को यहां पे इसके साथ लिख देंगे, तो सबसेल का नाम हो गया 1s। ठीक, तो यहां सबसेल का नोटेशन पता चला। अब m की वैल्यू बात करें तो l 0 है, तो ये कितना होगा भैया? 0 होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 होंगे। जितने नंबर ऑफ m वैल्यूज होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पे 0 जो है एक ऑर्बिटल को बता रहा है, इस वजह से यहां पे 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आए। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे? अभी मैं फिलहाल के लिए बता देता हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता दे रहा हूं, बाद में इसको किसी रूल से मैं रिलेट करूंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मेरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहां पे अगर हम ये मान के चलें तो आप बताइए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्या मैं 2 लिख दूं? हाँ 2 लिख दीजिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो निश्चित रूप से यहां पे 2 लिखना सही होगा। अब देखो भाई, यहां के लिए बताओ, यहां पे अगर हमने n इक्वल टू 2 ले लिया, n इक्वल टू अगर हमने यहां पे 2 ले रखा है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और 1 होगी। क्या होगी? 0 और 1 होगी किसकी? l की वैल्यू। अब 0 किसको बताएगा बोलो? बताओ 1s लिखूं या 2s? तो आप बोलोगे सर 2s, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 2, तो इस वजह से हमने लिख दिया यहां पे 2s। ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाया सब एक साथ समराइज हो रहा है। यहां पे देखेंगे l की वैल्यू हो गई 0 मतलब s। ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि n की वैल्यू यहां पे 2 थी। अब 1 किसको बताता है? l। सबसेल में बताओ, सबसेल में बताओगे तो आप बोलोगे p, तो यहां पे लिखा जाएगा 2p। आई होप आपको समझ में आया हो। अब बताओ यहां पे m की वैल्यूज क्या होंगी? अगर l की वैल्यू यहां पे 0 और 1 है तो यहां पे m की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? बोलो s वाले के लिए बताओ क्या लिखी जाएगी, और p वाले के लिए बताओ क्या लिखी जाएगी। यहां पे 2s वाले के लिए, s के लिए आप 0 लिखते हो, ठीक, और p के लिए क्या लिखोगे? बोलो 1। p मतलब हो गया 1। 1 के लिए क्या लिखोगे? -1, 0 और +1। ठीक, तो m की ये 4 वैल्यूज आएंगी, m की ये 4 वैल्यूज आएंगी यहां पर। ठीक है, इसमें कुछ किसी को कोई समस्या है क्या? यहां पे किसी को समस्या है क्या? कोई नहीं होनी चाहिए। ओके, ये बात समझ में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, n इक्वल टू 2 के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं? आप बता सकते हैं? जितने m वैल्यूज है। कितने m वैल्यूज है? 0, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। इसका मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने निकल के आएंगे? 4 निकल के आएंगे, जिसमें से 2s वाला कितना होगा? 2s वाला 1 होगा और 2p वाला 3 होगा। 2p वाला कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस 4 के अंदर क्या है? 2s का 1 है, ठीक, और यहां पे 2p का कितना है भैया? 3 होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अच्छा जी, अब आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो बताओ सब यहां पे ऑर्बिटल कितने हैं? 4। अगर ऑर्बिटल हो गए 4 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। किसी को दिक्कत है क्या? क्या है रॉन्ग कॉन्सेप्ट? यहां पे क्या गड़बड़ हुआ? अच्छा, आपका रॉन्ग था, ठीक है। अभी फिलहाल ठीक चल रहा है। बताओ अगर 2 के अंदर 2s है तो 2p, तो यहां पे हो गया, देखो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई? 2 रह सकते हैं यार। s के अंदर 2 ही जाएंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। 2p के अंदर जो है, 2p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। इसका मतलब 2p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो यहां पे देखो 2, यहां पे 6 मिला के हो गया 8। अब आगे आ जाइए 3 वाला, ये सीख लीजिए बस। इसके बाद ये चीज खत्म करते हैं, नए पे चलेंगे। अच्छा जी, 3 वाले में क्या बोलोगे? 0, 1 और 2, ये l की वैल्यूज होंगी। ठीक है, 0, 1 और 2। 0 को आप यहां पे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे नोटेशन में 3s, है ना। s किसकी वजह से आया? l इक्वल टू 0। 3 कहां से आया? यहां से। और इसके लिए क्या लिखोगे? बोलो भाई, यहां पे क्या लिखा जाए? 3p, और यहां पे क्या लिखा जाएगा? 3d। तो इस तरीके से 3s, 3p और 3d यहां पे आ रहा होगा। ओके, अब 3s के लिए बोलोगे 0, 3p के लिए क्या होगा? -1, 0, +1। ठीक है, 3d के लिए क्या लिखोगे? बोलो यहां पे क्या लिखोगे? -2, फिर क्या लिखोगे? -1, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे +1, इसके बाद लिखोगे +2। ठीक, तो इस तरीके से हमें m की इतनी वैल्यूज मिलती हैं। कहां पे?
3 के अंदर। कौन सा 3 है भाई? ये सेल नंबर 3 है। अच्छा, अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? जितने m वैल्यूज हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे 9 ऑर्बिटल्स हैं। कितने? 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है कहां पे? n इज इक्वल टू 3 के अंदर। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। ओके, यहां पे हमें पता 9। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? एक ऑर्बिटल में 2 थे, इसका मतलब यहां पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो, अगर फॉर्मूले की वजह फॉर्मूले याद कराए जाए तो कैसे याद कराए जाते हैं वो देख लो। मुझे तो लगता है फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिंपली सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो m की कितनी वैल्यूज आती हैं? n के बराबर आती। क्या ठीक है क्या? बोलो ठीक है क्या? अरे नहीं ठीक है हीरो, बताओ बताओ भाई क्या लिखा जाए यहाँ पे? फॉर्मूला क्या लिखा जाए? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या लिखा जाएगा? इसकी वैल्यू यार इस पे डिपेंड करती है, इस पे नहीं, इसकी वैल्यूज इस पे डिपेंड करती है, मतलब एल पे डिपेंड करती है। तो यहां पे लिखा जाएगा 2l प्लस 1, यहां पे लिखा जाएगा 2, यहां पे दिख नहीं रहा है, यहां पे ऊपर लिखता हूं 2l प्लस 1। इसकी इतनी वैल्यूज आएंगी, इसकी 2l प्लस 1 वैल्यूज आती हैं, लगा के देख लो। अब आप l 0 रख दो वहां पे तो क्या आता है भाई? 1 आता है, एक वैल्यूज आ ही रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप इन सबको कैलकुलेट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत शायद नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये मैं इंडिविजुअल के लिए कह रहा हूं, मतलब आप सबसेल यहां समझोगे, ठीक है। सबसेल यहां समझोगे कि यहां पे हमने रखा तो इस तरीके से आपको मिलती जाएंगे। ओके, 2l प्लस 1, हाँ माइनस l, ठीक है। ओके, अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं यार, एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ना मुझे डायरेक्टली बताना है n वैल्यू को देख करके, n वैल्यू को देख करके मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्टली बताना है, सोचना नहीं है। मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे डायरेक्टली बताओ। तो आप बोलना भैया n स्क्वायर कर दो। देखो n को आप 1 रखोगे तो n स्क्वायर में भी 1 आएगा। यहां पे देखो n को 2 रखोगे यहां पे n स्क्वायर के अंदर तो क्या आएगा? 4 आएगा। देखो यहां पे 4 लिखा भी गया है। n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 9 आएगा। इसका मतलब हुआ किसी दिए हुए n के लिए, किसी दिए हुए nth सेल के लिए जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर वहां पे n स्क्वायर ऑर्बिटल होगा मेरे भाई, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होगा। कितना होगा? 2n स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी देख रहे हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक तो क्वांटम की कहानी थी, अब आगे कुछ सवाल करेंगे। चलिए जी, ये क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब आप खुद बताएंगे, जवाब आप इसका खुद बताएंगे। पढ़िए पढ़िए, तुरंत टाइम लीजिए, यहां पे पढ़िए क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड। कौन सा ऐसा है जो वैलिड नहीं है? अब आपको सब बता दिया गया है, एन एल एम एस सब बता दिया गया। ध्यान क्या रखोगे वो बता देता हूं मैं। तब तक आप प्रैक्टिस करें, मैं बताता चलूंगा, साथ में सुनते चलेंगे, ठीक है। जो लिखा गया वो चीज आपको दिख रही है। हमेशा याद रखो एन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए एल से। अगर इसका कुछ गड़बड़ आता, उल्टा आता, तो आप समझ जाना कि कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और एल की वैल्यू जो होंगी, यहां पे एम की वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। एम की वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, वो ये होगा कि एम की वैल्यूज के लिए आप क्या लिखोगे? माइनस एल से 0 जाओगे, 0 से आप प्लस एल जाओगे, ठीक। एम के बारे में यहां से पता चलेगा। और एस के बारे में आप क्या लिखोगे? एस या तो क्या होगा? प्लस हाफ, या तो क्या होगा? माइनस हाफ, ठीक। इसकी वजह से कोई गलती नहीं, कुछ भी ले लो, चाहे प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक। बस आप इन पे ध्यान दे लो, मेन चीज तो ये होती है, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। पहला लिखा गया है कि n इज इक्वल टू अगर 2 है तो बताओ क्या l इज इक्वल टू 2 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि भैया इससे एक कम है तो चलेगा, बात ठीक है। अब देखो, अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या m इज इक्वल टू 2 हो सकता है? हो सकता है। अरे यार, यहां पे देखो m की वैल्यू माइनस एल थे, प्लस एल तो जा रहे हो ना। अगर आपने l की वैल्यू यहां पे 2 रख दिया, तो प्लस 2 तो आएगा, इस वजह से 2 लिखा गया है। और s को आप इनमें से कुछ भी ले लो, हाँ ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो क्वांटम नंबर वैलिड है। क्या ये वैलिड है? ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड है। अब आइए इस पे, n इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो क्या वहां पे l इज इक्वल टू 0 हो सकता है? डी ऑप्शन, हाँ वेरी गुड, डी सही है। कैसे सही है उस पर आता हूं, पहले ये वाला देख लो। n इज इक्वल टू 3 के लिए l इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता, हाँ लिखा जा सकता, क्योंकि इससे ये कम है। और अगर l 0 है तो भैया गारंटी है कि m क्या होगा? 0 होगा। यहां पे देख लो, 0 रखोगे 0 ही आएगा,
भाई यहाँ पे 0 रखोगे एम की वैल्यू 0 आएगी और एस को आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखते हैं भैया ये डी वाला वैलिड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भैया, ये देखो, ये देखो, ये यहां से समझ में आएगा। एल इज इक्वल टू 3 है तो एम ज्यादा कैसे हो गया यार, सेम हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो एल और एम की वैल्यू जो है सेम हो सकती है, लेकिन कभी भी एम की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती यार एल से, ये कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये सेट जो होगा वो नहीं होगा वैलिड। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रैक्टिस करिए, जेईई मेंस 2004 में आया हुआ था। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। आपको बोला गया कि आपका इलेक्ट्रॉन 4f में है, ठीक है। चलिए जी, इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या करना है पोस्टमार्टम के अंदर, जो इसके f के आगे लिखा है वो क्या है, वो n की वैल्यू है, मतलब n इज इक्वल टू 4 है। बोलो कोई दिक्कत, n इज इक्वल टू 4 है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो f है ना, तो f को देख करके आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो समझाने जा रहा हूं यार। अभी बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। यहां पे जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिए गए हैं उनको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 4f के अंदर है। अभी तो पढ़ाने चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो 4f लिखा था, तो जो 4 लिखा था वही n इज इक्वल टू हो जाता है, तो n इज इक्वल टू 4। f के लिए क्या लिखते हो, l की वैल्यू बोलो, 3 लिखते हो क्या, हाँ सर 3 लिखते हैं। f के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर l की वैल्यू 3 है तो अब हम इन सारी चीजों को ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देख लो, हम 4f को देख के क्या बताते हैं, n इज इक्वल टू क्या बताते हैं, 4 बता देते हैं। f को देख करके हम क्या बताते हैं, n इज इक्वल टू 3 बता देते हैं। यार ये तो आना चाहिए ना, f सब सेल के लिए n इज इक्वल टू 3 ही लिखा जाता है। अच्छा, अगला बताइए कौन सा सही है भाई, इसमें से सोच के बताइए कहां लिखा, पहले ये देख लो ये चीज कहां लिखी है, n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 3। मैंने यहां से निकाल के बताया, यहां पे भी लिखा है, 2 जगह लिखा हुआ है और यहां तो नहीं लिखा, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। अब इन दोनों में आपको छांटना है, तो देखो यहां वाले में देखो, सी वाले में देखो भाई, ये वाला जो पार्ट है ये वाला देखो, ध्यान से देखो, यहां पे l क्या दिया, 3 दिया है, m 4 दिया है। फिर यही वाली बात यहां पे आ गई कि यार यहां पे m की वैल्यू तो ज्यादा आ रही है। यार m की वैल्यू ज्यादा आ सकती है क्या, ज्यादा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाली चीज भी गलत है। देख लो, नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूं, देख लो एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ गया, यार ये तो इन्होंने m की वैल्यू ज्यादा दे रखी है l से, जो कि हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा यार m की वैल्यू l के बराबर हो सकती है, ठीक है, अदरवाइज m की वैल्यू हमेशा कम ही होगी l से। तो यही 2 कंडीशन पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यही पॉसिबल है। कभी भी गलती से ये मत लिख देना कि m इज ग्रेटर देन l, ये चीज सर्वथा गलत है, ठीक है। इस वजह से देखो भैया ये वाला चीज हो गया गलत, तो ये हो जाएगा ए वाला सही, क्योंकि ए वाले में कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही है। ये बात हमने समझ लिया था, एल इक्वल टू 3 होगा तो एम की वैल्यू भैया +1 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, उससे कम तो हमेशा हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक हमने आपको अच्छे तरीके से क्वांटम नंबर समझा दिया है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने चल रहा हूं, ठीक है भाई। पहले इतनी बात समझ में आ गई कि क्वांटम नंबर हमने खत्म कर दिया है, प्रैक्टिस भी थोड़ी करा दी है, बस आपको जितना चीजें ध्यान रखना चाहिए वो चीजें जो अभी पढ़ाया है वो आपको करना है, ठीक है। ओके ओके, चलिए जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम पहली चीज जो पढ़ते हैं वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बच्चे कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ, मेरे भाई मैं तो स्लो ही पढ़ा रहा हूं, एक चीज को कई बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो, ठीक है। ओके, एक बीच की चीज लेके चलनी पड़ेगी, ना तो बहुत स्लो ना तो बहुत तेज, मैं बीच में पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। ओके, देखिएगा यहां पे लिखा गया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या समझाया है वो देखिएगा, वो देखिएगा मेरे भाई। क्या बोला गया है, जहां पे ना बस इस शब्द पर आप फोकस करिए, एक्सक्लूजन। इस शब्द को कभी सुना है, इसका मतलब क्या है, अभी एक्सक्लूसिव शब्द सुना है, एक्सक्लूसिव शब्द सुना है क्या आपने, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब। एक्सक्लूजन का मतलब होता है जो दूसरे से मैच
ना करता हुआ हो, जो दूसरे से अलग हो, वो एक्सक्लूसिव है। वो क्या है? वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है भाई, एक्सक्लूसिव है। इतनी बात ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो क्या कह रहे हैं, पाउली ने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसको डिफाइन करने का जो क्वांटम नंबर है ना, जो आपने सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनाए हैं चार, कौन कौन से? एन, एल, एम और एस। ये जो आपने सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनाए हैं किसी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए, ये किसी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा हर इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूसिव है, अलग है दूसरे वाले से। क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ आई? कुछ नहीं है, इतना ही है मतलब इसके। आप इसको रट्टा मारना चाहो रट्टा मारो, वो भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट पकड़ लो, बस बस उतनी सी कहानी है। पाउली साहब कह रहे हैं तुमसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सक्लूसिव है, वो दूसरे जैसे नहीं है, उनसे कुछ अलग है। वो कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। जो हमारे सारे क्वांटम नंबर्स हैं वो यही हैं, ठीक। और ये जो है सेम नहीं हो सकते किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम के अंदर ये चीजें सेम नहीं हो सकती। जो मैंने पहले बोला उसी को यहां पे आप वर्डिंग्स में देख सकते हो। क्या बोला गया कि एन, एल, एम और एस ये किसी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सेम नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, हाँ भैया सेम नहीं हो सकते। अब देखो अगली चीज ध्यान से सुनना, अगली चीज इसी से निकल कर आएगा, अदरवाइज रटते रहोगे। कोई कह देगा कुछ, कहोगे हाँ ये भी सही है, कोई कुछ और कह देगा वो भी सही है। भैया सब कुछ सही नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूजन का मतलब बताना सर है, एक्सक्लूजन का एक्चुअली मतलब ये कि हर चीज अलग अलग है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझो। अच्छा आप देखो ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे देखो, हमारा मान लो कोई एटम है, मैंने लिया एक एटम, ठीक है। इस एटम में हमने दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने की कोशिश की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने की कोशिश की है। कृपया ध्यान दें, अब चैट पे कुछ ना लिखें, अब चैट पे कुछ ना लिखें। क्या लिखा है नहीं समझ में आया? बताता हूं यार, इसी की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब समझ में आएगा। लिखने की कोशिश ना करें, उस पर मुझे बोलने दें। देखिए जो एटम है हमारा, जो हमारा एटम है उसके मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का या तो n अलग होगा, या तो l अलग होगा, या तो m अलग होगा, या तो s अलग होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारों चीजें 2 इलेक्ट्रॉन की सेम हो। यही कह रहा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा मैं मान लेता हूं कि यार किसी 2 इलेक्ट्रॉन के ना, किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या सेम है। मैं मान ले रहा हूं उसका सेल नंबर सेम है, मैं मान ले रहा हूं उसका सब सेल सेम है, मैं मान ले रहा हूं कि उसका भैया ऑर्बिटल भी सेम है। ऐसा होने की कंडीशन में, ऐसा होने की कंडीशन में भैया एस की वैल्यू तो अलग होनी चाहिए, और एस की वैल्यू अगर अलग होनी चाहिए तो इसके लिए हमारे पास कम से कम 2 वैल्यू तो हो, एस की हमारे पास कम से कम 2 वैल्यूज तो हो, तभी तो ये हम अलग कर पाएंगे। दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। किसी 2 इलेक्ट्रॉन का मैं एक ऐसा कंडीशन लेके चल रहा हूं कि उसका भैया n सेम है मतलब सेल नंबर सेम है, l सेम है मतलब सब सेल सेम है, m मतलब उसका ऑर्बिटल सेम है। अगर ये तीनों चीजें सेम हो गई तो s तो डिफरेंट होना पड़ेगा, और अगर s डिफरेंट करना है 2 इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई, तो इसका मतलब यार s की 2 वैल्यूज होनी चाहिए। क्या s की 2 वैल्यूज होनी चाहिए? क्या मैं इसी को दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूं कि यार उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? क्या बात कर दिया, क्या बात कर दिया? दोबारा सुनेंगे। मान लीजिए हमारा ये ऑर्बिटल है, मान लीजिए हमारा ये ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल के लिए n सेम, l सेम, m सेम, ये सारी चीजें इसके लिए सेम है, ठीक है। इस ऑर्बिटल के लिए ये सारी चीजें सेम है। अगर ये सेम है तो यार हमें n, l, m और s को अलग अलग करना है। अगर उस सेट को अलग करना है तो बचा क्या? s बचा। और अगर s बचा तो अलग करने का एक ही तरीका है कि मेरे भैया एक जगह किसको रख दो? 2 लोगों को लाके रख दो। कितने लोगों को? 2 लोगों को लाके रख दो।
सर 2 लोग क्यों, 3 कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? पहले मैं 2 रख के दिखाता हूं। मैं मान लो एक को बता रहा हूं, ये ऊपर की तरफ, देखो ये मैंने बना दिया एक, ये क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ। एक मैं बना रहा हूं नीचे की तरफ, एक दूसरा, क्या बना रहा हूं, इसको मैं दूसरा। समझ में आ रहा होगा शायद यार, आसान सी भाषा में बोल रहा हूं, आसान सी भाषा में बोल रहा हूं भाई, कोई कठिन सी बात तो है नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं कि एन, एल और एम हमने सेम मान लिया, बचा हुआ चीज था एस, तो हमें यह मानना पड़ेगा यार उसमें कम से कम 2 लोग होंगे। जब 2 लोग होंगे तभी उनके एस को अलग अलग हम डिफाइन कर पाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नाच रहा होगा यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन कहां नाच रहा होगा भैया, क्लॉकवाइज। एक इसमें क्लॉकवाइज नाच रहा होगा तो दूसरा वाला इसमें एंटी क्लॉकवाइज नाच रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज नाच रहा होगा। भैया बोलो क्या ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन जो तांडव कर रहा है वो क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या इसमें कोई समस्या है? मैंने एंटी वाइज लिखा, समझो एंटी क्लॉकवाइज है ये। ओके भाई, इतनी बात घुसी क्या दिमाग में, इतनी बात घुसी क्या दिमाग में? यहां से जो वर्ड आएगा वो रटना पड़ता है, समझना चाहोगे तो हर चीज समझ सकते हो। देखो बोला गया कि एन सेम, एल सेम, एम सेम, तो बचा क्या एस। अगर एस अलग करना है तो एक को क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज रखोगे तो वहां पे आएगा प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज रखोगे तो माइनस हाफ। जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एस वैल्यू प्लस करते हो, दूसरा माइनस हाफ करते हो, वहां पे आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन के अलग अलग सेट बन जाएंगे, क्योंकि एन, एल, एम तक तो सेम था। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो भैया मैं बताता हूं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ना हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप एन सेम है, एल सेम है, एम सेम है, तो एस को क्या लिखोगे, प्लस हाफ लिखोगे, तो एक सेट ये बनेगा। यहां पे भी एन लिखोगे, एल लिखोगे, एम लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, माइनस हाफ। अब बताओ क्या ये दोनों सेट अलग है? हाँ है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ये क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं आएंगे। पहले हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या मान लिया, बेस मान लिया है, उसके बाद हमने ये जवाब निकाला है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ, आपको, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आपकी खोपड़ी आपसे ये सवाल पूछेगी कि यार 3 रख दूं तो, अरे 3 रख दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सारी कहानी जो बता रहे हो उसमें मैं 3 रखना चाहता हूं, लो रख देता हूं। अब आपका आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। देख लेते हैं भाई क्या करना है। यहां पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन रखना है, 1 2। अब बता तीसरा किधर रखूं भाई? एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, आप अपने मन से चुनो। मान लेता हूं क्लॉकवाइज, मान लिया मैंने। अगला वाला मान लो मैंने बोला क्लॉकवाइज, ध्यान देना मेरे भाई, अगला वाला क्लॉकवाइज। अच्छा जी, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो सर, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां बता दिया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं बताने चल रहा हूं, ठीक है? जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको मैं बताने चल रहा हूं, थर्ड इलेक्ट्रॉन में बताने चल रहा हूं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ध्यान देना, मंद बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले सारे लोग ध्यान देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये आया, दूसरे के लिए ये आया, तो तीसरे के लिए लिखते हैं भाई, एन तो सेम है, एल तो सेम है, एम तो सेम है, भैया यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, और यहां पे भी सेम ही लेंगे। अब बताओ, ये वाला क्लॉकवाइज था, ये वाला क्लॉकवाइज था पहला वाला, तो ये लिखा मैंने प्लस हाफ। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था तो हमने लिखा माइनस हाफ। ये वाला क्या, क्लॉकवाइज, इसका मतलब लिखेंगे दोबारा यहां पे प्लस हाफ। बोलो अब बताओ, ये और ये सेम नहीं है क्या? ये और ये सेम नहीं है क्या? और अगर 2 लोग सेम हो गए, अगर ये दोनों लोग सेम हो गए, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम हो गया, तो भैया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। लेकिन मेरे को तो करना है, और अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो और करना चाहते हो तो मेरे भाई इनको क्या करोगे, इनमें से एक को ही कंसीडर करोगे। तो आपको यह पता चलेगा कि जब आप 3 इलेक्ट्रॉन लेते हो तो उनमें किसी 2 के जो सेट होंगे वो सेम निकल आएंगे, जैसे इनके और इनके सेम निकल के आए हैं। इसी वजह से हमें यह बोलना होता है कि हमारे ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बोलो ऑर्बिट नहीं यार, ऑर्बिटल। ओ भाई अभी सारी राम कहानी पढ़ा दी, पूछ रहा सीता कौन है? सीता लव कुश की मां है और भगवान श्री राम की पत्नी है, ठीक है, उनकी धर्म पत्नी है। बेवकूफ,
ध्यान से देख भाई, दोबारा सुनियो। ओके, हमने ये बोला कि यार ये जो हाइपोथेसिस दी गई है उसकी कहानी के हिसाब से एक ऑर्बिटल में दो ही लोग रह सकते हैं, यहां से ये तथ्य निकल के बाहर आ रहा है। आपने सवाल बोला कि हम सर 3 रखना चाहते हैं, तो मैंने ये 3 रख दिया। दोबारा सुनेंगे, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। हमने जब 3 रखा तो एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज रखा। अब देखो, पहले वाले के लिए लिखा तो NLM, ये तो सेम था, तो हमने लिख दिया प्लस हाफ, ठीक। दूसरे वाले के लिए माइनस हाफ। अब तीसरा वाला जब लिखने जाओगे NLM तक तो सेम था, तो ये कर दोगे प्लस हाफ। क्यों ये वाला हमने प्लस हाफ क्यों किया? बोलो प्लस हाफ क्यों किया? क्योंकि वो था क्लॉकवाइज। ऐसा करने पर ये वाला जो सेट बना और ये वाला जो सेट बना एग्जैक्टली तो सेम है। अगर सेम है तो हम इनमें से एक को ही कंसीडर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन सर्वसत्य है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर के सेट जो है वो सेम नहीं हो सकते। यहां से समझ में आता है कि हमारे भैया ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा 2 से ज्यादा करने पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वायलेट हो जाती है, वहां पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया, और अगर आया हो तो थम्स अप दे भाई। समझ में आए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज हम समझाने में शायद सफल रहे होंगे कि ये चीज हो पाई है कैसे। ओके, देखिए अगली लाइन ये आप नोट कर लीजिएगा। अगली लाइन थी क्या? यही है, एन ऑर्बिटल कांट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पढ़ा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अबाउ प्रिंसिपल, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रट्टा नहीं मारेंगे। अगर मुझसे पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं रटने वाले पार्ट को ना श्रिंक करके छोटा करना चाहता हूं। तो सुनेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूसिव है, दूसरे से मैच नहीं करता। वहां पे 4 जो क्वांटम नंबर्स के सेट हैं वो अलग अलग होते हैं, और ऐसा कहते ही हमें समझ में आ गया कि हमारे ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके ओके ओके, अब आ गए हम यहां पे, सबके थम्स अप आ चुके हैं, आगे निकलेंगे। अबाउ रूल। अब अबाउ ना किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, आपने शायद सुना होगा कि अबाउ रूल। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, वो देखना, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, चीजों को बनाना। क्या बिल्डिंग अप? अबाउ क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है चीजों को बनाना, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। सबके मतलब ना फील्ड में जाओ, फील्ड में समझ में आएगा। अबाउ प्रिंसिपल मतलब बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, चीजों को बनाने का प्रिंसिपल। अब क्या बनाने का प्रिंसिपल है वो देखेंगे, अगला चीज देखेंगे। आपने बोला इनऑर्गेनिक में बिन नहीं पढ़ाओगे। अरे यार, अभी से बिन की चिंता छोड़ दो, अभी से बिन की चिंता छोड़ दो। जिस दिन मैं बोलूंगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए था उस दिन क्लास में, मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप नोट्स मत बनाना कहीं यूट्यूब से देख के बिन वाला। मैं आपको खुद दूंगा, उसको अच्छे तरीके से कराऊंगा, मैं खुद समझाऊंगा यहाँ पे लाके, ठीक है। मतलब वो नोट्स कैसे लिखना है ये समझाऊंगा। वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख लेना, बिना ऐड के आपको समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि आप ही मेरे भाई, आप थ्रोना बैच में हैं, आपसे कोई ये माना जाता है कि आपको चीजें आती होंगी। एक्सेप्शंस होती है क्या? पिछले में कोई एक्सेप्शन नहीं है यार, इसमें क्या एक्सेप्शन लोगे? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या एक्सेप्शन है? वो तो एक फैक्ट है, जो वो बोल रहे हैं हमने प्रूफ करके दिखाया है। अच्छा जी, अब आप बाउ प्रिंसिपल पे आते हैं। टेस्ट सिलेबस, जहां तक चीजें हो जाती हैं वही टेस्ट सिलेबस बन जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके, और जर्मन वर्ड है बिल्डिंग अप। इसके बाद देखो क्या बना रहे हैं वो, अगली चीज देखो, लिखा था इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। हटाओ, इसको हटाते हैं, पहले कहानी सुनो। कहानी ये है कि मेरे भाई, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज इस दुनिया में, स्वयं आप इस दुनिया में ये चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें। आप ये चाहते हो कि यार स्टेबल लाइफ हो, दिक्कतें तकलीफ थोड़ी कम हो, मतलब इंस्टेबिलिटी कम हो। और जब आदमी इंस्टेबिलिटी की कंडीशन में है, ज्यादा स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहा होता, उसकी एनर्जी स्टेट हाई होती है। क्या होती है? उसकी एनर्जी स्टेट हाई होती है। ये आम जिंदगी में भी देख सकते हो, अक्सर गुस्सा आता है, ठीक है, ज्यादा तंगी है, ज्यादा परेशानी है, ज्यादा तकलीफ है, सरदर्द हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है? गुस्सा ज्यादा, और गुस्सा यहां पे एनर्जी को रिलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी दुनिया का पार्टिकल, कोई भी दुनिया का कुछ भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, वेव, सब कुछ चाहते हैं कि वो एक ऐसे एनर्जी स्टेट में रहें कि जहां पे वो
क्या करें, अपने आप को स्टेबल फील करा पाए। तो वो कहां जाते हैं, वो फिर जाते हैं एक ऐसे स्टेट के पास, एक ऐसे ऑर्बिटल के पास, एक ऐसी जगह पर जहां पे उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो और एनर्जी उनकी मिनिमम हो। तो दुनिया का हर शख्स, हर इंसान, हर पार्टिकल, हर चीज ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, उसकी एनर्जी मिनिमम हो। इसका मतलब गुस्सा करना कोई नहीं चाहता। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यही लाइन लिखी गई है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास चांस है दो जगह जाने का, तो वो ऐसी जगह पर जाना पसंद करेगा जहां पर एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो गया। क्या बात लिख रहा है, अबे 3 फेल नहीं हो गया क्या, इतना देर समझा के क्या फायदा निकला। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यही तो पाउली ने बताया। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कहने का एक दूसरा सेंस यह है कि ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 लोग रहेंगे, तीसरा आदमी घुस ही नहीं सकता। वो एक ऐसा रूम है जिसमें पेयर रहते हैं, तीसरा आदमी उसमें नहीं जा सकता। बस यही कहना था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ओके सर, मैं क्या ब्लॉक हूं? अगर ब्लॉक होते तो यहां लिखते कैसे? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, अब देखो ये बात साथ समझ में आ गई। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि एन ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। अब मान लो कि आपको दिया गया एक चांस कि आप यार ना इलेक्ट्रॉन लो और क्या करो, एटम के अंदर भर दो। आपको चांस दिया गया है, आप क्या करोगे? आपका भी तो मन होगा कि हमारा जो एटम बने वो स्टेबल हो। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने इलेक्ट्रॉन उठा के कहां रखोगे? एक ऐसे ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। अगर एनर्जी मिनिमम होगी मेरे भाई, तो वो इस चीज स्टेबल होगी। यही कहना था अबाउ प्रिंसिपल का। तो कुल मिला के मैं समराइज करता हूं, रट्टा नहीं मारना। क्या बोलना अबाउ प्रिंसिपल के अंदर, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल के अंदर हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां रखने हैं, उस ऑर्बिटल्स के अंदर रखने हैं जिनकी एनर्जी मिनिमम होती है। दैट्स इट, इतना ही रूल है। रट्टा मार के काम नहीं होगा। अच्छा, अब देखो, अब आपके सामने कुछ चीजें समझाने चल रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा यार, आपको कैसे पता चलेगा कि यार किसी ऑर्बिटल का एनर्जी कम है ज्यादा है, ये चीज कैसे पता चलेगी? इसको पता करने का क्या तरीका, क्या मेथड है, आप ये समझिए। अब ये समझिए भाई। हाँ, अब देखिए 1s लिखा गया है यहां पे। 1s से हमें क्या समझ में आता है? यहां पे n की वैल्यू क्या है भैया? 1 है। किसी को कोई दिक्कत है? आपने सामने देखा, यहां लिखा था 1s, तो 1s में n क्या आएगा? जो सामने लिखा है इसके वही 1 होता है, वही n होता है, तो यहां पे हमने 1 लिख दिया। अब यहां पे आप बताइए l की वैल्यू क्या होगी? s के लिए 0 होगी। चलिए हमारे साथ ये टेबल भरिए, आपको मजा आएगा। यहां पे मैं समझा दूंगा कि आप प्रिंसिपल लगाते कैसे हैं। उसके लिए कुछ रूल बनाए गए। n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। l इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अगली चीज देखो, n प्लस l हमें निकालना है भाई। n प्लस l मतलब 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 मतलब कितना हो गया भैया? 1। कोई दिक्कत है क्या? बस जो अभी बोल रहा हूं उतना करते जाओ, आगे सब समझा दूंगा मैं। पहले 1s लिखा था, 1s के लिए हमें ये बताना है n वैल्यू क्या है? 1 है। s के लिए l क्या होता है? 0, तो जोड़ दिया, n प्लस l हो गया 1। ठीक है, अब अगली चीज देखो, अगली चीज है 2s। तो 2s के लिए n क्या है भैया? 2। बोलो कितना होगा? 2। s के लिए आप l क्या लिखोगे? 0, तो दोनों को जोड़ दो, तो 0 प्लस, यहां पे 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगले पर आइए। अगला लिखा है 2p। 2p के लिए n क्या है? 2। p के लिए क्या लिखोगे? l की वैल्यू, यहां पे l लिखा गया है 2p। p के लिए l इक्वल टू कितना? 1, तो यहां पर n प्लस l कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अगली चीज देखो, इसके बाद है 3s। मेरे साथ बोलते चलो भाई, मेरे सास बोलते चलो। ये 3s में क्या होगा? n इक्वल टू 3 है ना, n इक्वल टू 3। s की वैल्यू क्या होगी? l, सॉरी s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0। जोड़ दो, क्या आएगा? क्या आएगा? 3 आएगा। अगली चीज देखो, 3p में होगा, 3p के लिए लिखोगे कितना? बोलो, l की वैल्यू होगा 1, जोड़ के हो जाएगा भैया 4। ठीक है, अगला देखो 3d लिखा है, 3d के लिए क्या लिखते हो भैया? 2। दोनों जोड़ो, कितना आएगा? 5। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ओके। हाँ, कुछ लोगों ने n प्लस l रूल लिखना सीख। ओके सर, आप कोई भी रिप्लाई नहीं देते, हद है यार। हम, अगर मैं नहीं देता तो कोई देगा भी नहीं है, इससे ज्यादा। ओके, 3D के अंदर जाओ,
4s पे जाओगे तो यहां पे होगा 4s की वैल्यू हो जाएगी 0, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बोलो भैया 4। बोलो इतना होगा क्या? 3d और 4s इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, अब एक चीज और बताइए, अगला अगला हमने यहां पे लिखा 4p, तो यहां पे होगा 4p के लिए होगा 1, जोड़ के आएगा भैया 5। हमने जो चीज लिखी है क्यों लिखवाई है अब बताऊंगा आपको, ठीक है। हमने क्या लिखा, 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू लिखा यहाँ पे 1, 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकाला 2, 2p के लिए निकला 3, यहां पे आया 3, यहां पे आया 4, यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 5। अब यहां से चीजें समझ में आई, अब यहां से चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे चीजें अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आप बताएं किसके किसके, ऐसा रूल के अंदर ना एक पॉइंट है, पहले वो पॉइंट लिख लेते तब समझ में पाओगे। पॉइंट क्या है कि लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज द एनर्जी। क्या बोला मैंने, n प्लस एल नाम का एक रूल है। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलूंगा, क्या बोल रहा हूं भैया, n प्लस एल नाम का एक रूल है जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन में अभिषेक। ओके, ब्लॉक करवाते हैं इनको ज्यादा मजा आ रहा है। ओके, n प्लस एल रूल के बारे में बात करेंगे। n प्लस एल जो यहां पे रूल है, उसी से हम ये पता करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, कहां पे जाएगा, ये कहां से पता करते हैं, n प्लस एल रूल को लगा के। अब n प्लस एल रूल क्या है, कोई भी आपको इस तरीके से कोई भी ऑर्बिटल दिया जाएगा तो क्या आप अब n प्लस एल लिख पाएंगे? तो जवाब होना चाहिए हाँ। सबके हमने n वैल्यूज लिख दी और इन सबके l वैल्यूज लिख दी, फिर हमने क्या किया, n और l को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें पता चल गया यार n प्लस एल की क्या वैल्यू होगी, n प्लस एल की क्या वैल्यू होगी, ये बात हमें समझ में यहां से आ चुकी है। अच्छा जी, अब देखेंगे अगला रूल कहता है, n प्लस एल का रूल कहता है कि यार देखो n प्लस एल की जिसकी वैल्यू कम होगी, क्या बोल रहा हूं, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसको याद करना है भाई, क्या बोल रहा हूं, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो पहले आप इनमें देख के बताओ सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, इसमें आप बताओ सबसे कम एनर्जी वाला इनमें से कौन है, सबसे कम एनर्जी वाला इनमें से कौन है, बताइए। सबसे कम n प्लस एल वैल्यू किसकी है, बताइए, सबसे कम n प्लस एल वैल्यू किसकी है। एक अभिषेक कुमार करके चैट है, उसको ब्लॉक कर दो, यहीं पे आ रही है। अभिषेक कुमार क्या क्या लिख रहे थे तुम्हें, किसी को सुना रहे थे, कोई बात नहीं। इसका 1s का, वेरी गुड। देखो यहां पे सबसे कम वैल्यू दिख रही है हमें, n प्लस एल की सबसे कम वैल्यू है। इसका मतलब अगर हम एनर्जी वाइज बात करें, मेरे भाई, तो वहां पर 1s की एनर्जी सबसे कम आएगी। यहां इन सब में सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी, 1s की आएगी। इसके बाद बताओ, इसके बाद किसकी आएगी, लिख के बताइए। इसके बाद आएगी 2s की। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो भैया 2 आ रहा है, ये इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम कोई और तो है नहीं, इनको तो हमने पहले लिख लिया, तो 2 के लिए आप क्या लिखोगे, 2s। तो इसका मतलब 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी वाइज बात करो तो 2s की एनर्जी ज्यादा होगी 2s और 1s से। ओके भैया, अब बताओ यहां पे देखो 2 लोग हैं, 2p और 3s, इन दोनों में 3 आया है, तो यहां पे लग रहा है किसी नए रूल की जरूरत है, क्योंकि दोनों के तो n प्लस एल वैल्यू सेम हो गए। और जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो, इफ कंडीशन क्या है कि इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम या वैल्यूज आर सेम, उस कंडीशन में आपको लोअर n देखना है, क्या, लोअर n वैल्यू देखनी है। तो जिसका n वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी।
अगर इन दोनों के n+l की वैल्यू 3 आई हुई है तो यहां पे क्या बोला जाएगा कि जिसके n की वैल्यू कम है, यहां पे देखो n की वैल्यू क्या है 2 है, यहां पे 3 है, तो कम कौन है ये वाला, इसका मतलब 2p की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब 2p की एनर्जी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू किसके, 3s के। ओके, तो यहां से हमें एनर्जी की कहानी समझ में आई, एनर्जी यहां पे GY, ठीक है। तो यहां पे हमें इतनी बात समझ में आ गई कि यार 2p और 3s का मामला हमने कैसे सॉल्व किया, इस रूल से सॉल्व किया कि अगर n+l सेम निकला तो हमें लोअर n वैल्यू देखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखो 3p लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है क्या, 3p लिख दूं कोई दिक्कत है क्या, अरे यार 3 से ज्यादा ये 4, इसका मतलब ये चीज हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 3p के बाद हम 3d लिखेंगे या 4s लिखेंगे, कैसे पता करेंगे, यहां पे देखो 4s वाले केस में क्या आता है, 4 आता है, यहां पे 5, तो यही लगा लो n+l की वैल्यू सबसे कम यहां पे आ रही है इन दोनों में, अगर ये कम है तो ये भैया आ जाएंगे पीछे। अच्छा, एक चीज और लगानी थी, देखो यहां पे भी 4 है और यहां पे 4 है और यहां 4 है, लेकिन यहां पे n की वैल्यू 3 है, मतलब क्या है, n की वैल्यू अगर लोअर रखोगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, पीछे आएगी, इस वजह से हमने 3p लिख दिया। इसके आगे जस्ट हमें क्या लिखना होगा, 4s। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना मेरे भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि जो यहाँ पे 4s है वो वाला 3p के जस्ट आगे आएगा और 3d वाला जो है वो अब हम देखेंगे कहां आएगा। यहाँ पे देखो 3d में भी 5 है और 4p में भी 5 है, लेकिन इन दोनों में 3d और 4p में जो n की वैल्यू है वो कम कहां है, 3d में, इस वजह से 3d यहां लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में यहां पे 4p लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो ये एनर्जी का ऑर्डर देख रहे हो, ये एनर्जी का ऑर्डर आता कहां से है, ये एनर्जी का ऑर्डर आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल से, बिल्डिंग अप थियरी से, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल से। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, आई होप आपको आ गई होगी। आप चलते हैं आगे, ठीक है। आप ये चीज नोट कर लीजिए कि ये ऑर्डर होता है, लेकिन ये जो ऑर्डर मैंने लिखवाया है वो होता है मल्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, ठीक है। ये होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मतलब एक ऐसा स्पीसीज जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वहीं पे ये चीज लगानी होगी, वहीं पे ये चीज लगानी होगी। अब बाउ प्रिंसिपल का जो ये वाला ऑर्डर मैंने लिखा है वो सिर्फ वहीं लगाना है जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ, थोड़ा और पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, साथ जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे अदरवाइज हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल में फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इन दोनों में क्या क्या होगा वो देखो, ध्यान देना मेरे भाई। अभी मैंने बोला था कि जो मैंने पीछे ऑर्डर बताया है, कौन सा वाला, यहां पे जो मैंने वो एक ऑर्डर दिखाया है, ये वाला ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, मतलब कुछ ऐसे स्पीसीज के लिए है जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तब क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए क्या कहानी बनती है वो ध्यान देंगे। अब यही पॉइंट मैं खत्म करूंगा तब मैं आज छोड़ूंगा आपको, ठीक है, ध्यान देंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ n वैल्यू देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे, जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जो है एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो n वैल्यू पर आप फोकस्ड रहेंगे यहां पर, और क्या बोला मैंने, जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसी की एनर्जी ज्यादा होगी, उसी की एनर्जी ज्यादा होगी, बस यही है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए n वैल्यू ही देखनी होती है, यहां पर l वैल्यू नहीं देखनी होती। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मौजूद हैं, वहां पर आपको n+l देखना पड़ता है। अब आपको यह समझाता हूं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब क्या है। देखो भाई, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली हीलियम में बताइए, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, हीलियम में होता है भैया कितना इलेक्ट्रॉन, दो में से एक निकाल दीजिए, हो गया भैया हीलियम प्लस। अच्छा,
अब अगले पर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद क्या आता है बोलो? लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 3। 3 में से 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? +1। तो इस तरीके से जो ये सिस्टम बने हुए हैं, इनके लिए जो है आपको सिर्फ n वैल्यूज देखनी है, सिर्फ n वैल्यूज देखनी है। बोलो ठीक है क्या? हाँ, ये बात समझ आ गई। अब आते हैं डीजनरेट वाले शब्द पे। एक ने पूछा है डीजनरेट क्या, अब मैं वो चीज आपको समझाता हूं। देखो, अब अगर हमारे सामने प्रस्तुत है, ध्यान से देखना, 1s 2s 2p, अगला 3s 3p 3d। ठीक, मैंने क्या लिखा है? क्या आप क्या आप गेस कर पा रहे हो कि हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है, गेस कर पा रहे हो? अरे यार, n इज इक्वल टू 1 में सेल नंबर 1 में सिर्फ 1s होता है, n इज इक्वल टू 2 में 2s 2p होता है, n इज इक्वल टू 3 में 3s 3p 3d होता है। इसमें कोई समस्या नहीं है, शायद समझ में आया हो। अब देखो भैया, मैंने क्या बोला कि जिसका n वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। n वैल्यू किसकी ज्यादा है? इन सब की एनर्जी ज्यादा होने वाली। क्यों? क्योंकि यहां पे n इज इक्वल टू 3 है। यहां पे क्या है? यहां पे n इज इक्वल टू 3। कैसे पता चला सर? अरे देखो यार, s के पहले 3 लिखा है, p के पहले 3 लिखा है, d के पहले भी क्या लिखा है? 3 लिखा है। इसका मतलब 3s 3p और 3d के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा, लेकिन इन दोनों के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू 2 होगा, और इसके लिए भैया n इज इक्वल टू 1 होगा। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा वैल्यू किसकी आई? ज्यादा वैल्यू आ गई भैया इनकी। इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा आएगी और इनकी एनर्जी ज्यादा आएगी। सर ये बात तो समझ में आ गई कि यार इनकी सबकी एनर्जी ज्यादा है इनसे, इनकी दोनों की एनर्जी ज्यादा है 1s से। लेकिन आप एक बात तो बताइए, इनके बीच में क्या कहोगे? इनके बीच में क्या कहोगे? 2s और 2p के बारे में बताओ, 3s और 3p के बारे में बताओ। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, इन सब की एनर्जीज क्या होती हैं? सेम होती है। 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s और 3p की एनर्जी सेम होगी, 3p और 3d की एनर्जी सेम होंगी। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं भाई यहां पे? बोलो भाई, ठीक है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे यार एकदम सही है। ये देखो, इनके बीच में एक सेट ये है, इनके बीच में एक सेट ये है, यहां पे देखो इस सेट में तो एक ही लोग। तो इनमें हमें क्या समझ में आया यार? जहां 3 लिखा है वो सबकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन इन सबकी एनर्जी सेम है। कब? जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तब। और इसका रीजन ना मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं पीरियोडिक टेबल, तो मैं इसका रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन यहां पे नहीं समझा सकता, क्योंकि वहां जब तक मैं जेड इफेक्टिव नहीं पढ़ा लूंगा तब तक इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बल्कि मेरे को याद दिलवाना ये आपका काम है। लिख लीजिए, नोट करिए कि आप मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा कि 2s और 2p की जो एनर्जी है वो सेम क्यों होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो वहां पे हमने देखा कि जो 1s है उसकी एनर्जी क्या है? कम है 2s से, 2s की एनर्जी कम है 2p से, और जो 2p है उसकी एनर्जी कम है 3s से, और 3s की एनर्जी कम है किससे? 3p से। इस तरीके का ये वाला ऑर्डर क्यों मिलता है, जबकि यहां पे आप बोल रहे हो कि यहां पे 2s और ये चीजें सेम होती? देखो, 2s और 2p सेम है, लेकिन यहां वाले में देखो ये बड़ा है। ये कब की बात कर रहा हूं? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब किसी के लिए भी ले लो, जैसे मान लो हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, कुछ भी ले लो अभी आप, ठीक है, कैल्शियम ले लिया, ठीक। इन सब में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनमें ये एनर्जी वाला ऑर्डर आएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। कहां मिलेगा? पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। रटवाने पे फोकस नहीं करता, ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया रट्टा मार लो खाली। अभी बता रहा हूं, अभी फैक्ट की जरूरत है। समझाऊंगा तब जब मैं आपको जेड इफेक्टिव समझा लूंगा। जैसे मैं जेड इफेक्टिव समझा लूंगा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आखिरकार 2p की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है 2s से? क्यों होती है समझना जरूरी है, क्यों होती है समझना जरूरी। ठीक, जब आपके सामने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आए तब आपको n+l रूल लगाना है, n+l रूल लगाना है। लेकिन अगर आपके सामने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो तो सिर्फ n की वैल्यू देख करके आपको जज कर देना है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, उसको पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। एक बच्चे ने बहुत ही खूबसूरती से लिख दिया है, ठीक है। आपको बस
ध्यान रखना इस बात का कि आप भूल मत जाना। मैं तो नहीं भूलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जैसे मैं जेड इफेक्ट समझाऊं उसके जस्ट बाद में आपको पेनिट्रेशन समझा दूं, ताकि आपको ये रीजन समझ में आ जाए। रीजन समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बनाने हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, शायद आपको समझ में आया, शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, पहले आप इसको थोड़ा ध्यान दें इस पे। सिंगल वैल्यूज में क्या है, 2s 2p सेम है, 3s 3p 3d एक साथ सेम है। अब यहीं से निकल के आता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। किसका? डीजनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। डीजनरेट का क्या मतलब है देखना। डी जनरेट लिखना था, इरेजर लेते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। आपसे मैं पूछूं कि भैया हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में या लिथियम 2+ के अंदर n=2 में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कि लिथियम+2 में n=2 के अंदर कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने पूछ रखा है और आगे भी पूछेगा। ध्यान देना इस बात को, आगे भी पूछेगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल अभी तक बने नहीं हुए हैं, क्योंकि बच्चों को दिमाग अभी खोलना बाकी है। खोलो इस चीज को, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनेंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि लिथियम+2 के अंदर एन जो हमारा n=2 है, वहां पे कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, उनके नाम लिख करके बताओ। कितने प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है बताओ, कितने प्रेजेंट है। एक ने लिखा है बोरिंग। अच्छा जी, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? मैंने कभी देखा नहीं है कभी किसी को। ओके ओके, डीजनरेट ऑर्बिटल्स की बात करें तो डीजनरेट जो ऑर्बिटल्स होंगे उसका मतलब है सेम एनर्जी ऑर्बिटल। सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सिंपल, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है सेम एनर्जी ऑर्बिटल। छुट्टी मिलने वाली, बस इतना सुनो क्या बोल रहा हूं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है, इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल। अब बताओ, लिथियम+2 के अंदर जो n=2 है, लिथियम+2 के अंदर n=2 कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। n=2 यहां मिल रहा है। आप बताओ यहां पे कितने ऑर्बिटल्स, यहां पे कितने ऑर्बिटल्स डीजनरेट है? तो आप कहोगे कि सर 2, 2s और 2p। अरे मेरे भाई, मैंने ऑर्बिटल पूछा, सबसेल नहीं। 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल। 2p के अंदर कितने होते हैं? 3। 2px 2py 2pz। इसका मतलब यहां पे टोटल 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो डीजनरेट हैं। तो ध्यान देना, यहां पे टोटल 4 ऑर्बिटल क्या है? डीजनरेट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो ये सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारा ये लिथियम 2+ हो, चाहे हीलियम प्लस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, उसके n=2 में 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है, वो डीजनरेट है। वो क्या है? वो डीजनरेट है। उसी तरीके से मेरे भाई 3s 3p और 3d के लिए आप जवाब देंगे कितने ऑर्बिटल्स जो है डीजनरेट है, कितने ऑर्बिटल्स यहां पे डीजनरेट है। आप ये चीज बताइए, खुद जवाब दीजिए। थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखें मेरे भाई। आप यहां पे जवाब देंगे कि बोलो बोलो बोलो, वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, आपका वेट कर रहा हूं भाई। यहां पे कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो डीजनरेट हैं, जिसकी डीजनरेसी है, जिसके पास करेक्टर है कि भैया उनके सारे ऑर्बिटल क्या होंगे? सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। बोलो भाई। यहां पे आप बोलोगे 3s के अंदर भैया एक ऑर्बिटल होता है। 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल। गिन लो इनको। क्या लिखा? 3s के अंदर 1, 3p के अंदर 3 और 3d के अंदर 5। टोटल गिना 1 + 3 1 + 5, मतलब टोटल मिला के 9। यहां पे 9 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। उनके एनर्जी सेम होने की वजह से यह बोला जाएगा कि n=3 में, यहां नहीं लिख सकते, यहीं लिखते हैं कि n=3 में 9 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो डीजनरेट हैं। 9 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो डीजनरेट हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है कि 9। कई लोगों ने यहां पे 5 लिख दिया मेरे भाई। केयरफुली आप देखोगे, 3s के अंदर 1 ऑर्बिटल, 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल। इसका मतलब टोटल यहां पे 9 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्या आपको ये याद रहेगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के अंदर ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट है, यहां पे और यहां पे।
इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शायद आ चुकी होगी। अब आता हूं मैं नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। शायद आप समझ जाएंगे यार। आप खुद बोलो, नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब चैट में लिखो क्या होगा। नॉन डीजनरेट मतलब जिसके पास डिजनरेशन नहीं है, जिसके अंदर लेवल्स बन रही हैं, एक ऊपर है एक नीचे, एनर्जी वाइज ऊपर नीचे हो रहा है। तो मतलब ये वाला सिस्टम, मतलब कि ये वाला सिस्टम। अब अगला सवाल सुनेंगे, यहीं पर अगला सवाल सुनेंगे मेरे भाई। सवाल ये है कि आप ये बताइए, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वहां पे कितने नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स? तो आप कहोगे ये सारे सर ना नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स ये दिख रहे हैं यहां पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहां पे देखो, यहां पे एक ऑर्बिटल होगा, यहां पे 3 ऐसे होंगे जो डिजनरेट होंगे। अरे पी के अंदर वाले तो डिजनरेट है ना, एक एनर्जी लेवल पे हैं। अरे यार पी एक्स पी वाई पी जेड ये तो सेम होंगे। हाँ, तो यहां पे इस तरीके से बोला जाएगा 2p के अंदर के जो 3 ऑर्बिटल हैं वो तो डिजनरेट है, ठीक, लेकिन 2s और 2p ये अलग अलग एनर्जी स्टेट में है, ये पहले की तरह सेम एनर्जी स्टेट में नहीं है। वेरी गुड, डिफरेंट एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब बस जल्दी से ये बता देता हूं। मान लो ये कुछ नहीं है, वो पुरानी वाली चीज को मैं दोबारा बोलूंगा। मैं एक्चुअली चाहता हूं आप ये चीज भूलो नहीं, ठीक है। मान लो ये एनर्जी है, एनर्जी में टॉप से ऊपर की तरफ, सॉरी बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है। और अगर हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजनिक स्पीसीज के बारे में, ये देख लो, हाइड्रोजनिक का मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक, तो इनके लिए कभी पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे देखो होगा 1s, फिर क्या बोलोगे यहां पे होगा 2s, और जो हमारा 2p होगा जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे वो होगा कहीं यहां पे, लेकिन इनके एनर्जी क्या होंगे? सेम होंगे। सिमिलरली आप लिखोगे यहां पे 3s, फिर लिखोगे 3 बनाओगे, इसका मतलब ये 3p, इसके बाद बनाओगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब 3d, ठीक। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए कुछ ऐसी शकल सूरत होती है। क्या होती है या नहीं होती देख लो भाई। बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। यहां पे लिखा गया है 1s की एनर्जी यहां है, तो 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी यहां होगी। अरे मेरे भाई यहां पे n इक्वल टू 1 है, इसको लिख देता हूं अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। यहां पे क्या है? n इक्वल टू 1 है। यहां पे क्या है? n इक्वल टू 2 है। यहां पे क्या है? n इक्वल टू 3 है। और जैसे जैसे n नंबर बढ़ेगा एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेकिन n इक्वल टू 2 के अंदर ये सारे ऑर्बिटल जो होंगे वो डिजनरेट होंगे। n इक्वल टू 3 के अंदर ये सारे ऑर्बिटल डिजनरेट होंगे। कहां पर? यहां हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के अंदर। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऐसा नहीं होगा। वहां पर 1s तो यहां होगा, 2s कहां होगा? यहां होगा, 2p कहां होगा? इसके ऊपर होगा, 2p के तीनों क्या होंगे? यहां पे होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? 3s आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 3p आएगा। इसके बाद क्या आएगा भैया? 3d आएगा। क्या आएगा? 3d आएगा। तो इस तरीके से देखो एनर्जी के हिसाब से आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में आप बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे? 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा 2p की, 2s लिखना था। यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गई है। हाँ, यहां पे आपको क्या लिखना है? 2s। यहां पे आपको लिखना है 2s। ये 1s 2s 2p 3p। ये बात समझ में आई क्या? ये बात आपको समझ में आई क्या? ओके, तो आज यहां तक की पूरी कहानी समझ में आ रही है। ओके, अगली क्लास फैजल सर की है, ठीक है। फैजल सर सैटरडे को नहीं होंगे, तो सैटरडे को मैं क्लास लेने आऊंगा। सुन लो ध्यान से, सैटरडे को मैं क्लास लेने आऊंगा। तो सैटरडे को क्लास में आने से पहले आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को ढंग से निपटा करके आएंगे, अच्छे तरीके से निपटा करके आएंगे। यहां तक इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे भाई, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज होगी जो आपको याद नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट नहीं, इसी सैटरडे को, आपको इसी सैटरडे को हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कुछ पढ़ाने वाला था, लेकिन अब देखते हैं, ये वाली चीजें भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं, बाय बाय। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, और आपको, आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हो। आप, अच्छा है कि आप उसी support@the rate पे भेजें, support@ अपनी कक्षा .net पे ही भेजें, ज्यादा अच्छा है। और आगे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर भेजिएगा। फैजल सर कल जो है गैसेस स्टेट कराएंगे शायद,
ऐसा मुझे बताया है सर ने। ओके, मजा आना शुरू हुआ है कि नहीं, पहले ये लिखो यार, मजा आना शुरू हुआ है क्या? आपको चीजें समझ आ रही हैं? आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपके दिमाग में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? क्या होता है, पहले ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब एक दिन में जंप करके मैं श्रोडिंगर के वेव फंक्शन नहीं सिखा सकता, क्योंकि सब लोग बराबर नहीं है। वो जो स्पैन है जिसमें नंबर ऑफ 1000 स्टूडेंट अगर हमारे पास है, तो उन सबके सोचने की क्षमता अलग है, सबको लेकर के हमें चलना है, ठीक है, अकेला नहीं भागना है हमें, ठीक है। टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि हर बच्चा समझ पाए। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देना चाहता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जब तक ऐसा सब कहानी नहीं सुनोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक नहीं लगेगा कि लगेगा सब रटना है। सर ये रटना पड़ता है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है और मल्टी वाले में अलग अलग होती है। क्यों होती है यही समझाऊंगा मैं आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट के अंदर। मैंने बोला हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी अगली मोहब्बत होने वाली है। जितने लोग लिख रहे हैं सर बोरिंग है थोड़ा, वो सारे लोग इस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, और ये देखना दावा मैं साबित कर दूंगा सच होगा, ठीक है। ओके, पूरा बराबर मजा लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, गदर मचाएंगे, गदर मचाएंगे। ओके ओके, चलिए जी, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मजे में रहिए, जिंदगी जीते रहिए, बैकलॉग्स को निपटाते रहिए भाई, बैकलॉग्स को बड़ा मत बनाइए। और द्रोणा 1 में आप हैं, 2 में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप तब शिफ्ट हो जब आपके 2 चैप्टर, 1 चैप्टर कंप्लीटली छूटे हों। अगर आपके 4-5 लेक्चर, 6 लेक्चर गए हैं, आप कंप्लीट कर लोगे यार मेरे भाई, इतना भरोसा रखो खुद पे। शिफ्ट होने में आप 1 महीना पीछे हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए जी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। क्लास खत्म कर देना सर।